हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। और आज है 4 दिसंबर 2025। और आज के दिन से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर इवेंट्स हैं उनको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको थंबनेल से ही पता लग गया होगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास रहने वाला है डिसेबिलिटी इन इंडिया। तो ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ में बना हुआ है, क्योंकि 3 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। और 2025 का जो ये डे है उसका थीम है फॉस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस। अगर फैक्ट्स की हम लोग बात करेंगे डिसेबिलिटी को लेके, तो 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 2.68 करोड़ जो लोग हैं वो डिसेबिलिटी के साथ अफेक्टेड हैं। और अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करेंगे तो 2.2% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डिसेबल्ड कैटेगरी में उसको रखा गया है। तो ये फैक्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हमें डिफाइन करना हो कि डिसेबिलिटी क्या होता है, तो द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज समवन हु हैज लॉन्ग टर्म फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट which in interaction with barriers hinders their full and effective participation in society equally with others। तो इस तरह से हम लोग जो डिसेबिलिटी है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है वो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सोशल जस्टिस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करेंगे कि मेजर चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं डिसेबल्ड पॉपुलेशन को इंडिया के अंदर, सबसे पहला चैलेंज है इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं, बसेस वगैरह हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो डिसेबल्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है। 2018 में एक सर्वे हुआ था जहां पर ये पता चला है कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनमें से 3% बिल्डिंग ही डिसेबल्ड के लिए एक्सेसिबल मानी गई है। तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है डिसेबल्ड पॉपुलेशन के लिए, ताकि वो लोग भी अपने राइट्स को यहाँ पर क्लेम कर पाए। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड स्किल एक्सक्लूजन। तो जो एजुकेशन है, वो जो क्वालिटी एजुकेशन है वो इस पॉपुलेशन को नहीं मिल पाती है। तो जो पॉपुलेशन वैसे ही थोड़ा सा पिछड़ा हुआ था बाकी पॉपुलेशन से, अगर उसको एजुकेशन भी ठीक से नहीं मिल पाएगा तो वो और ज़्यादा पिछड़ जाएगा। इसके अलावा स्किल सेट भी उसका ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है सोशल स्टिग्मा, कि डिसेबिलिटी के साथ एक सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है ना। अगर कोई डिसेबल है तो उसका उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें उसका कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी सोसाइटी जो है एक स्टिग्मा की तरह उसको देखती है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इसने पुराने पाप किए हैं, इसकी वजह से डिसेबल हुआ है। तो इस तरह का जो सोशल स्टिग्मा है वो हमेशा जुड़ा हुआ है एक इस कम्युनिटी के साथ। उसको रेडिक्यूल किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो भी अभी पूरी तरह एक्सेसिबल नहीं है इस कम्युनिटी के लिए। उनको इस कम्युनिटी को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता। अभी अभी कुछ कुछ फीचर्स लाने लगे हैं मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह, लेकिन फिर भी पूरी तरह से एक्सेसिबल नहीं है इस कम्युनिटी के लिए, जिसकी वजह से डिजिटल डिवाइड हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप चैलेंजेस को यहाँ पर बता सकते हैं। एजुकेशन रिलेटेड चैलेंज बता सकते हैं, इसके अलावा हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस बता सकते हैं कि जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो भी इस कम्युनिटी के लिए प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंदर हमें कुछ प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, जिसके साथ जो डिसेबिलिटी है या जो डिसेबल लोग हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर रिजर्वेशन को 3% से बढ़ा के 4% कर दिया जाता है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज है उनको भी यहाँ पर एक्सपेंड किया गया है। 21 कैटेगरीज की जो डिसेबिलिटी है उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये सारे डेवलपमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, और उसका ऑब्जेक्टिव है कि जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह हो गए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, उसको और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए, ताकि वो एक लेफ्ट आउट फील ना करे।
नेक्स्ट है हमारे पास असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज फिटिंग एड्स अप्लायंसेस। तो यहाँ पर 1981 में इसको लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर ये जो कम्युनिटी है इसको साइंटिफिकली को इक्विप करने की कोशिश की जाती है ना। इस तरह से डिवाइसेस वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए सब्सिडी वगैरह दी जाती है इनको, ताकि इनकी जो लाइफ है थोड़ी सी ईज हो सके। नेक्स्ट है दीनदयाल दिव्यांगजन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। तो इसके अंदर ट्रेनिंग और एजुकेशन जो है उसका ध्यान रखा जाता है डिसेबल कम्युनिटी के लिए, ताकि ये लोग भी समाज के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। नेक्स्ट है नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया। तो 1997 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है ये। और इसके अंदर जो ये पॉपुलेशन है उसके फाइनेंशियल नीड्स को कैटर किया जाता है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ताकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इस कम्युनिटी का हो पाए। यूनिक आईडी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो जैसे आप लोगों के पास आधार है, ऐसे ही एक यूनिक आईडी कार्ड इन लोगों के लिए बनाने की कोशिश की गई है, ताकि इनके जो बेनिफिट्स हैं वो इनको मिल पाए, और जो लीकेजेस होते हैं डिसेबिलिटी के नाम पर वो ना हो पाए। कई बार आप सोशल मीडिया वगैरह पे देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों ने गलत तरह से इस तरह के सर्टिफिकेट्स बना के गवर्नमेंट जॉब्स को अक्वायर कर लिया है। तो इस तरह की चीजें ना हो पाए, लीकेजेस ना हो पाए, जो रिजर्वेशन इस पर्टिकुलर कमेटी के लिए रखा गया है वो इसी को मिल पाए। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये 100% ओन्ड गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, जिसके अंदर रिसर्च डेवलपमेंट चलता रहता है, जिसके अंदर प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है आर्टिफिशियल लिम्स का, ताकि ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है इसको एक ईज हो सके सोसाइटी में रहने में। तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ये जो कंटेंट है इसको इस प्रैक्टिस क्वेश्चन की हेल्प से आप कवर कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, दे फेस myriads ऑफ इश्यूज, इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस द इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डिसेबल्स। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपको इश्यूज के बारे में पूछ रहा है कि किस तरह के इश्यूज इस कम्युनिटी को फेस करने पड़ते हैं, और दूसरे में आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में पूछ रहा है। तो दोनों ही पार्ट्स को आपको इक्वली कैटर करना है, कोशिश करेंगे आप इसको यहाँ पर एड्रेस करने की। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो टॉपिक है वो भी न्यूज में बना हुआ है, क्योंकि 3 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी हमें देखने को मिलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेके किस तरह के फैक्ट्स हैं। तो अगर हम उनके बर्थ की बात करेंगे, तो ही वॉज बोर्न ऑन 3 दिसंबर 1884। 1884 में उनका बर्थ हमें देखने को मिलता है इनटू अ कास्ट फैमिली। एंड द नेम ऑफ द फादर वॉज महादेव सहाय, एंड हिज मदर वॉज कमलेश्वरी देवी। और उनका बर्थ जो है आज के बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो लोग बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कुछ ये जो फैक्ट हैं वो और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ही वॉज बोर्न ऑन 3 दिसंबर 1884 इन सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। नेक्स्ट है हमारे पास, ही सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 टू 1962। नेक्स्ट जो फैक्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेके, वो हो जाएगा दैट ही वाज द क्लोज कंपेनियन ऑफ महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह के बाद ही हमें कंपेनियनशिप देखने को मिलता है महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में। और सॉल्ट सत्याग्रह या नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसको कहा जाता है, और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो जेल भी गए थे। नेक्स्ट है हमारे पास, ही सर्व्ड एज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था 1946 में, उसमें उनको मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर बनाया गया था। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है तो उसके बाद उनको वहाँ जो प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, उसका पोस्ट दिया जाता है। तो ही प्रेसाइडेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 11 दिसंबर 1946। अगर हम लोग उनके वर्क्स की बात करेंगे, बुक्स वगैरह की बात करेंगे, तो कुछ किताबें और जर्नल्स हैं जो उन्होंने ऑथर किए हैं, जैसे सत्याग्रह, चंपारण, इंडिया डिवाइडेड, सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये अलग अलग बुक्स हैं। सिंस इंडिपेंडेंस, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी या बापू के कदमों में, भारतीय शिक्षा एटसेट्रा। तो इस तरह की किताबें, इस तरह के जर्नल जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
निसार सैटेलाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी अभी पार्लियामेंट का जैसे बताया कि विंटर सेशन चल रहा है और गवर्नमेंट ने अप्राइज किया है पार्लियामेंटेरियंस को इस प्रोग्राम के बारे में। तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि निसार सैटेलाइट को जरा जान लें कि ये प्रोग्राम जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये जो सैटेलाइट है इसको जुलाई 2025 में स्पेस में छोड़ा गया था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। और ये जो प्रोजेक्ट है निसार दो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, नासा और इसरो, दोनों का कंबाइंड ये ऑपरेशन है। यहाँ पर एक जो मिसाइल है या जो एक सैटेलाइट है उसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है ताकि अर्थ का जो लैंड और आइस डिफॉर्मेशन एनालिसिस है वो ठीक से यहाँ पर हो पाए। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। माइक्रोवेव इमेजिंग कैपेबिलिटी के साथ ये जो सैटेलाइट है वो इक्विप्ड है, जिसकी वजह से ये जो एनालिसिस है वो और अच्छा हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस स्कीम, जिसको पीएम वानी स्कीम भी कहा जाता है। तो 9 दिसंबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। इसके बारे में भी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट में अप्राइज किया है ड्यूरिंग द विंटर सेशन। अगर इस स्कीम की बात करेंगे तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था कि जो पब्लिक ब्रॉडकास्ट सिस्टम है उसको और ज्यादा इम्प्रूव करना और जो वाईफाई हॉटस्पॉट्स है इंडिया के अंदर उनको प्रोड्यूस करना। तो इस तरह से हमें ये जो करंट अफेयर इवेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।